चंद्रगुप्त, तुम्हें अब धनानंद के महल में एक दास की भांति छुप छुप कर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब समय आ गया है जब तुम अपने वास्तविक रूप में अपने सबसे बड़े शत्रु के समक्ष युद्ध भूमि में उतरो और इस प्रयोजन को सफल करने हेतु तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ करना होगा। जी आचार्य, मैं हर प्रशिक्षण के लिए सज्ज हूं। अब चाहे मैं चोटिल हो जाऊं या थक ही क्यों ना जाऊं, किंतु ये बात तो सुनिश्चित है कि मैं धनानंद से युद्ध करने के लिए पूर्णतः सज्ज हूं। तो ठीक है, कल प्रातःकाल भोर की पहली किरण के साथ ही तुम्हारा युद्ध प्रशिक्षण भी आरंभ होगा। बधाई हो राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। आज तुम अपनी सेना का प्रशिक्षण और नेतृत्व करने के लिए सज्ज हो गए हो, परंतु तुम्हारा अभ्यास निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। विजयी भव। शाबाश। तुम सब बालक नहीं, असाका के महायोद्धा हो। वो योद्धा जो मगध की सेना को कुचल कर रख देंगे। तुम सिद्ध करोगे संसार को कि योद्धा का गौरव बड़ा होना चाहिए, उसकी आयु नहीं। असाका यदि स्वतंत्र है, किंतु उसका कारण उसका राज नहीं, अपितु प्रजा का संबल है। आज राजा और प्रजा मिलकर असाका के इतिहास में पराजय जैसा शब्द नहीं लिखने देंगे। अपने राज्य की रक्षा हम अंतिम श्वास तक करेंगे। स्वतंत्रता या मृत्यु। स्वतंत्रता या मृत्यु। स्वतंत्रता या मृत्यु।
असाका नरेश को सेनापति जंगी देव का परिणाम। आपके प्रशिक्षण में व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु एक अतिथि आपका इंतजार कर रहे हैं। मगध सेना हम पर कभी भी आक्रमण कर सकती है। ऐसे में मेरे पास किसी भी अतिथि से भेंट करने के लिए व्यर्थ समय नहीं है। महाराज वज्रबाहु, आचार्य चाणक्य आप? जानती हो माँ, वर्षों बाद मगध की सेना फिर सज हो रही है युद्ध के लिए, और इस कठिन घड़ी में भी सम्राट के साथ साथ हम सभी को आपकी कमी अनुभव हो रही है। आशा है कि आपको दी जाने वाली विशेष यूनानी औषधि से आपको लाभ मिलेगा और आप शीघ्र ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ चंद्रगुप्त? तुम इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हो? युद्ध के समाप्त होने तक राजकुमारी की सुरक्षा का दायित्व मिला है। सम्राट चाहते हैं कि मैं उन्हें हवा महल तक ले जाऊं। सच? ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। ये सुनकर तो राजकुमारी प्रसन्न हो गई होंगी। धनानंद के अंत के पश्चात समस्त अखंड भारत का केवल एक शासक, एक सम्राट होगा, पीपली वन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य। संदेह तुम पर हमेशा से था, तुम पर और उस चंडालिनी मूरा पर, किंतु अब तुम्हारे झूठ की आयु पूर्ण हुई। मैं चाहती हूं कि तुम्हें अपनी मृत्यु से पूर्व ऐसी यातनाएं मिले कि उसके आगे तुम्हें अपनी मृत्यु सरल लगे। तो आइए राजकुमार जी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझे राजकुमारी जी के विषय में क्या समझाने का प्रयास कर रही हो। और वैसे भी मेरे पास अब इस सब के लिए समय भी नहीं। उचित तो यही होगा कि मैं उनके पास जाऊं और उन्हें सज्ज होने के लिए आग्रह करूं, बस। सच में बड़े ही मूर्ख हो तुम। माँ, 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 माँ। वो दास चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र, पीपलीवन का राजकुमार।
तुम? किंतु मुझे तो किसी स्त्री की पुकार सुनाई दी। मैंने ही आपको पुकारा था सम्राट। वो क्या है ना सम्राट, कि आपकी तेजस्विता और अद्भुत वैभव को देखकर मैं घबरा जाता हूँ। इसी घबराहट में मेरी ध्वनि गले में अटक गई थी। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं बोलूं? वो क्या है सम्राट की? शीघ्र करोगे? मुझे अपने युद्ध की तैयारी के लिए प्रस्थान करना है। वही तो, युद्ध। सम्राट, मुझे आपसे युद्ध के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। अब इस सन की सम्राट से क्या कहूं, क्या बहाना बनाऊं? यदि इसे थोड़ा भी संदेह हुआ तो ये यहीं हम सबको इस तरह से काट देगा। पिपलीवन का राजकुमार अर्थात महाराज चंद्रवर्धन और महारानी मूरा का पुत्र जीवित है? जी महाराज, वो जीवित है और वही है जो इस युद्ध में धनानंद को उसके सिंहासन से उखाड़कर फेंक देगा और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करेगा। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। उसे ही चुना है मैंने अखंड भारत का भावी सम्राट बनने के लिए। तो अब सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है। आप और चंद्रगुप्त मगध को अपने अधीन करने की मंशा रखते हैं। एक ब्राह्मण को अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है और एक राजकुमार को अपने राज्य और परिवार का प्रतिशोध लेना है, यही ना? क्षमा करें महाराज, परंतु ना तो मेरी सोच इतनी तुच्छ है और ना ही मेरा स्वप्न इतना छोटा, परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये सोच ही वो कारण है जिससे हम भारतीय प्रगति पथ पर अग्रसर नहीं हो पाते। हम भारतीय केवल अपने व्यक्तिगत हित अहित के विषय में सोचने में ही व्यस्त रहते, परिणाम देश का पतन। परंतु यहाँ बात मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा या चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत प्रतिकार की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है देश की, देश के भविष्य की। आपको क्या लगता है कि सेल्यूकस और धनानंद केवल असाका जनपद पर ही अपना आधिपत्य जमाकर संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं महाराज, आपके पश्चात वो भारत के अन्य सभी जनपदों पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहेंगे और यदि इन्हें अभी इसी समय नहीं रोका गया असाका नरेश, तो वो दिन दूर नहीं जब समूचा भारतवर्ष उस धूर्त विदेशी सेल्यूकस और नृशंस धनानंद के आधिपत्य में होगा, उनकी मुट्ठी में होगा। आज जो प्रस्ताव मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, वो आपसे मुझसे कहीं अधिक बड़ा है, कहीं अधिक गहन है। देश के भविष्य के लिए हमारी ये संधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप और मैं अपने लाभ और लोभ के चलते इस संधि पर नहीं पहुंच पाए, तो आने वाला इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज। आपकी मंशा पर संदेह करने के लिए क्षमा चाहता हूं आचार्य। आज यदि ये संधि हो भी जाए तो क्या हम कुछ करने की स्थिति में है? मुझे लगता है कि आचार्य बहुत विलंब हो गया है। मगध और यमन की सेना किसी भी क्षण असाका की ओर कूच कर सकती है। ऐसे में इतनी विशालकाय सेना को रोकना असंभव है आचार्य। यदि मंशा में विकार ना हो महाराज, तो मार्ग स्वयं खुल जाता है। ऐसा ही एक मार्ग यहां भी है जिसकी योजना पहले ही फलीभूत की जा चुकी है। आपको केवल एक कार्य करना होगा, उत्तर दिशा से आ रही अपनी सेना को पश्चिम दिशा की ओर मोड़ना होगा, क्योंकि उसी दिशा से सेल्यूकस असाका राज्य पर आक्रमण करने वाला है। आप धनानंद की ओर से निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं और चंद्रगुप्त उसे यहां तक नहीं पहुंचने देंगे। आपकी सेना को किसी भी मूल्य पर सेल्यूकस को परास्त करना होगा। आपसे पराजित होने के पश्चात उसके पास तक्षशिला पलायन के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाएगा और तब असाका राज्य
और पीपली वन के क्षत्रियों की सेना मिलकर धनानंद को पराजित करेंगे। चक्की के दो पाटों के बीच में पिसता रह जाएगा मगधपति धनानंद। परंतु आप मेरी इस योजना में सम्मिलित हैं या नहीं, इसका निर्णय आपको अभी इसी क्षण लेना होगा महाराज। कहिए, क्या आप इस योजना में मेरे साथ हैं अथवा नहीं? मुझे तुम्हारे व्यंगों की नहीं, शिप्रा की आवश्यकता है। कहाँ है वो? ये स्थूल और इंद्र ने शिप्रा को बंदी क्यों बना लिया? निश्चित ही कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है।